हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आईयूपैक नेमिंग लास्ट लेक्चर में देख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, चाहे हम सीबीएसई के फील्ड में लें, मतलब क्लास 12th बोर्ड की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीजीटी केमिस्ट्रीज के जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो DSSS भी है, केवीएस है, एनवीएस है, उन सभी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। वो अरेंजमेंट कैसी हो सकती है? वो अरेंजमेंट नॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो अरेंजमेंट स्पेस में अरेंजमेंट भी हो सकती है। स्पेस में अरेंजमेंट क्यों स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं? स्पेशियल अरेंजमेंट मींस कि जब हम 3D मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उस 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके रिलेटिव अगर हम देखें तो बाकी जो सारे एटम्स हैं वो किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, और जो बाकी सारे एटम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपस में भी उनकी क्या स्पेस में उनकी आपस में क्या डायरेक्शन है, क्या बॉन्ड एंगल है, क्या उनकी अरेंजमेंट है, उसको स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं। तो आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला सेम होगा दो या उससे ज्यादा कंपाउंड का, बट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट डिफरेंट, मैंने अभी आपको बताया कि अरेंजमेंट डिफरेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है और उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स कहते हैं एक दूसरे के, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें फर्स्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को, बट आज बहुत ही इजी वे में हम इसको सीखेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम, अभी तक सेम डेफिनेशन चल रही है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आइसोमेरिज्म का एक टाइप है जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम बॉन्डिंग होती है। सेम स्ट्रक्चर है, सेम बॉन्डिंग है। सेम बॉन्डिंग सेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं बात करती हूँ सपोज मेरे पास क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन की जो कनेक्टिविटी है वो 4 एटम्स से है, और ये 4 एटम क्या है, ABCD। तो अगर मैं इसका दूसरे आइसोमर की बात करूं तो वो दूसरा आइसोमर भी उसकी बॉन्डिंग जो है, अगर ये सेंट्रल एटम एक A, एक B, एक C, एक D से कनेक्टेड है, तो जो इसका आइसोमर होगा स्टीरियो आइसोमर, वो भी इन्हीं से ही कनेक्टेड होगा। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैंने इसकी बॉन्डिंग डिफरेंट कर दी, कि अगर ये कार्बन आटम एक एटम जिससे 4 एटम से कनेक्टेड है उसमें से एक एटम A है, एक एटम B है, एक एटम C है, एक एटम D है, तो जब मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर जो कि एक स्टीरियो आइसोमर का ही टाइप है, अगर मैं इसका स्टीरियो आइसोमर बना रही हूं और इसका आइसोमर प्रेजेंट है, उस आइसोमर के अंदर भी जो कार्बन आटम होगा वो इन्हीं चारों एटम से कनेक्टेड होगा, बॉन्डिंग डिफरेंट नहीं होगी। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम बॉन्डिंग होगी, सेम कनेक्टिविटी होगी, सेम स्ट्रक्चर होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगी स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसी में बात करते हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो 3D स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या आएगा? 3D स्ट्रक्चर में मुझे पता है कि एक बॉन्ड वेज पे होता है, एक बॉन्ड डैश पे होता है। अगर मैंने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना दिया तो मुझे पता है कि एक बॉन्ड वेज पे होता है, एक बॉन्ड डैश पे होता है। और अगर मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया और मैं इसका आइसोमर बना रही हूं, और उस आइसोमर के अंदर स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि इस वाले कंपाउंड के अंदर अगर वेज पे C था और मैंने यहाँ पर वेज पे D कर दिया और डैश पे C कर दिया, और ये A और B के जो एटम्स है वो यहीं पर रह गए, तो दोनों की डिफरेंट क्या डिफरेंट हो गया दोनों के अंदर? स्पेशियल अरेंजमेंट। कि पहले जो स्पेशल अरेंजमेंट थी वो डिफरेंट थी, कि आउट ऑफ द प्लेन कुछ और था, बिहाइंड द प्लेन कुछ और था, दूसरे में चेंज हो गया। तो ये होती है स्पेस की अरेंजमेंट। मैं ये नहीं कह रही कि ये आइसोमर होंगे आपस में, मैं सिर्फ आपको स्पेशल अरेंजमेंट सिखा रही हूँ कि स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके स्पेस में
जो अरेंजमेंट है और जो आपस में ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके स्पेस में आपस में क्या अरेंजमेंट होती है उसको स्पेशल अरेंजमेंट कहा जाता है। तो ये जब स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म अराइज हो जाएंगे। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करें दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज geometrical isomerism and second is optical isomerism. Geometrical isomerism as the name indicates ज्योमेट्री में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा, कनेक्टिविटी सेम है क्योंकि ये टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होगा वो हम देखते हैं अभी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच coordination compounds have the same chemical formula and same bonding but differ in spatial arrangement। ये भी स्पेशल अरेंजमेंट, किसकी स्पेशल अरेंजमेंट? जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके अराउंड जो लिगेंड्स लगे हुए हैं उनकी स्पेशल अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना वो अराइज कब होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज होंगे जब एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर में डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स अगर हैं तो वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होंगे। अब मैं सबसे पहले मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली या मोस्ट स्टेबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होंगे। तो मैं दोनों के बारे में ही आपको बताऊंगी। पहले हम शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमें बताया दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, या तो वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राहेड्रल हो सकता है या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। यही दो ज्योमेट्री हो सकती है अगर मेटल आटम के सराउंडिंग में 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है। अगर टेट्राहेड्रल होगी तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम के सराउंडिंग में जो चारों एटम्स लगे हुए होंगे वो चारों एटम्स का बॉन्ड एंगल सेम होगा, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट सेम होगा। चाहे ये चारों एटम अलग है चाहे ये चारों एटम जो कनेक्टेड है वो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर A रखा हुआ है, यहाँ पर B रखा हुआ है, यहाँ C रखा हुआ है, यहाँ D रखा हुआ है, या मैंने चारों सेम रखे हुए हैं, क्या ही फर्क पड़ना है? क्योंकि अगर मैं इस A के कंपैरिजन में ये B देखूं वो भी 109 डिग्री 28 मिनट पे है, अगर मैं C देखूंगी वो भी सेम बॉन्ड एंगल पे है, अगर मैं D देखूंगी वो भी सेम बॉन्ड एंगल पे है। तो जब बॉन्ड एंगल सेम होते हैं तो उनके केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होते, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते। तो अगर टेट्राहेड्रल शेप है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की तो उसके केस में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। अब स्क्वायर प्लेनर के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेंट्रल मेटल एटम ले लिया और इसके सराउंडिंग इस तरह से 4 लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो इसमें अगर मैं लिगेंड्स बना रही हूँ, सपोज मैंने एक एल लिगेंड बना दिया, एक ए बना दिया, एक बी बना दिया, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। तो इसके केस में क्या होगा कि दो तरह के बॉन्ड एंगल है, एक तो ये है बॉन्ड एंगल दैट इज 90 डिग्री और एक ये वाला बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री। कि अगर मैं इस L के कंपैरिजन में इस A का बॉन्ड एंगल देखूंगी तो वो 90 डिग्री है और इस वाले A का देखूंगी तो वो 180 डिग्री है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है बट A और B के बीच में 180 डिग्री है। तो यहाँ पर जो चारों एटम्स लगे हुए हैं उनमें आपस में हर एंगल से बॉन्ड एंगल सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस A का इस B के कंपैरिजन में देखूं तो भी सेम बॉन्ड एंगल है, अगर इस A का D में देखूं, A का C में देखूं, सारे ही एटम्स के बीच में आपस में सेम बॉन्ड एंगल है। तो यहाँ पर कोई ज्योमेट्री डिफरेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो किए जाएंगे बट स्क्वायर प्लेनर में किए जाएंगे। अब स्क्वायर प्लेनर में भी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होंगे। कहां पर होंगे वो हम शुरू करते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, जिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम है और स्क्वायर प्लेनर है तो 4 लिगेंड्स आएंगे। अगर मैंने माना कि 4 के 4 लिगेंड सेम है, Ml4 है, पहला केस 1 Ml4। अगर Ml4 है तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनेगा M और 4 जो लिगेंड्स हैं वो सेम लगे हुए हैं। तो इसके केस में अगर मैं इस वाले L के कंपैरिजन में देखूं तो इसके 90 डिग्री पे भी L ही आ रहा है और इसके 180 डिग्री पे भी L ही आ रहा है। मैं अगर इन बॉन्ड्स को रोटेट भी करा दूं,
इसको इधर ऐसे करा दूं, क्योंकि मैं स्पेस की अरेंजमेंट चेंज कर सकती हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, बट कनेक्टिविटी नहीं तोड़ सकती। मतलब कि अगर ये मेटल एटम 4 एल लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो ये 4 एल लिगेंड से ही जुड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कर सकती कि एल हटा के मैंने बी लगा दिया, ये नहीं मैं कर सकती। रहेगा 4 एल के साथ ही, बट इनकी पोजीशन चेंज की जा सकती है, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज की जा सकती है। और अगर अरेंजमेंट चेंज करने के बाद मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल जाता है तो उसको मैं बोलूंगी कि ये डिफरेंट ज्योमेट्री मिल जाती है तो उसको मैं बोलूंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। बट यहाँ पर इसके 90 डिग्री एंगल पे भी एल ही प्रेजेंट है और 180 डिग्री पे भी एल ही प्रेजेंट है। अगर मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया तब भी इसके 180 डिग्री पे एल ही आएगा और 90 पे एल ही आएगा। तो ML4 के केस में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सारे ही लिगेंड सेम है। सेकंड केस की बात करते हैं, केस बी या केस 2। सपोज मैंने एक ए लिगेंड ले लिया और 3 लिगेंड एल ले लिए, 3 सेम ले लिए, तो इसके केस में क्या होगा? क्या इसके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकते हैं? तो यहाँ पर इस तरह से ए एल एल। अब अगर मैं इसी के स्पेस में देखती हूँ तो इसके स्पेस में फिर से वही बात है कि भाई 90 डिग्री पे भी एल आ रहा है और 180 डिग्री पे भी एल आ रहा है। बाकियों को अगर मैं एक्सचेंज भी कर दूं तब भी 90 डिग्री पे एल आएगा, 180 डिग्री पे एल आएगा। तो यहाँ पर भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने 2 एक जैसे रख दिए, 2 एक जैसे रख दिए, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो उसके केस में क्या होगा? बना के देखते हैं। एम ए ऐसे लिख सकती हूं, ए ए एल एल, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं एक को फिक्स करती हूं, सपोज मैंने यहां पर ए को फिक्स कर दिया, अब मैं इसके 90 डिग्री पे मेरे को ए मिल रहा है और 180 डिग्री पे मुझे एल मिल रहा है। इस तरफ इसके 90 डिग्री पे एल मिल रहा है, इस तरह, और इधर भी 90 डिग्री पे ए मिल रहा है। अगर मैं क्या करूं, 2 एटम्स को एक्सचेंज कर दूं, मैं इसको, इसकी कनेक्टिविटी को इस तरह से कर सकती हूं डिफरेंट, कि मैंने दोनों ए को 180 डिग्री पे रख दिया और दोनों एल को मैंने 180 डिग्री पे रख दिया। तो यहां पर क्या होगा कि इस ए के स्पेस में क्या था, 90 डिग्री पे एक बार एल आ रहा था और एक बार 90 डिग्री पे ए आ रहा था। इसमें 90 डिग्री पे दोनों तरफ एल आ रहा है और यहां पर ए और ए 90 डिग्री पे थे, इसमें ए और ए 180 डिग्री पे चले गए। इसमें एल और एल आपस में 90 डिग्री एंगल पे थे, इसमें 180 डिग्री पे चले गए। और इसके 90 डिग्री पे कहीं पर भी एल नहीं है और इसके ए के करस्पॉन्डिंग भी कोई भी ए नहीं है 90 डिग्री पे। मींस यहां पर ए और ए दोनों 180 डिग्री पे हैं आपस में, यहां पर दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, यहां पर दोनों एल आपस में 180 डिग्री पे हैं, यहां 90 डिग्री पे है। तो ये दोनों में ही कनेक्टिविटी सेम है। मींस ये जो मेटल एटम है 2A और 2L से के साथ कनेक्टेड है, यहां पर भी 2A और 2L के साथ कनेक्टेड है। बट जो स्पेस की अरेंजमेंट है अब वो चेंज हो गई है कि यहां पर दोनों A जो थे वो आपस में 90 डिग्री एंगल पे थे, इस वाले के अंदर दोनों A 180 डिग्री एंगल पे हो गए। तो ऐसे वाले आइसोमर, इनको क्या कहेंगे आपस में कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी जब ये सेम एटम्स 90 डिग्री पे होते हैं या सेम साइड होते हैं तो उसको सिस आइसोमर बोलते हैं। दिस विल बी सिस आइसोमर। और अगर 180 डिग्री पे होते हैं तो इसको ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज हमने अभी तक कर लिया था Ma2B2। अगर मैं Ma3L ले लेती हूँ, Ma2L लिया था, Ma3L और MAL3 दोनों सेम ही बात है, क्योंकि इससे पहले हमने ये चीज पढ़ी है कि MAL3 के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं थे। तो अगर मैंने क्या करा, A बढ़ाया, मैं यहां से मेरे पास सारे L थे, फिर मैंने एक L कम करा, एक A बढ़ा दिया, फिर एक L कम करा, एक A बढ़ा दिया। अब मैं अगेन क्या करूंगी, नेक्स्ट केस पे चलूंगी कि A बढ़ा दूंगी और L कम कर दूंगी। तो Ma3L और MAL3 दोनों सेम ही बात है, सेम ही चीज है ना। तो अगर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं थे तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। सिमिलरली अब मैं एक सारे एल खत्म कर दूं, Ma4 कर देती हूं, तो ये भी सेम ही टाइप हो गई, यहां पर भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पॉसिबल होना तभी है जब एटलीस्ट मेरे पास 2 लिगेंड डिफरेंट हो और 2 लिगेंड सेम हो।
दो लिगेंड तो आपके सेम, दो डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ पाएंगे। अगर सारे ही सेम है तो नहीं आएंगे, अगर एक डिफरेंट है, तीन सेम है, तब भी नहीं आएंगे। दो अलग होने चाहिए, दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो Ma2L2 के केस में सिस और ट्रांस आइसोमर प्रेजेंट होंगे। अब हम बात कर, ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमारे पास एक ही ज्योमेट्री हो सकती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, और ऑक्टाहेड्रल कैसी ज्योमेट्री होती है कि सेंट्रल मेटल एटम होगा और इसके पास ऐसे ही 4 बॉन्ड्स प्लेन के अंदर है, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ आया हुआ है ये वाला, और ये प्लेन से पीछे की तरफ गया हुआ है। इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होती है। तो अगर मैं पहली केस की बात करती हूँ कि अगर मेरे पास सारे के सारे ML4 मैंने ले ML6 ये वो है ना ऑक्टाहेड्रल, तो 6 लिगेंड्स होंगे। अगर 6 के 6 लिगेंड सेम है, तो मैंने अगर 6 के 6 लिगेंड यहाँ पर सेम रख दिए, तो यहाँ पर देखो कि जो ये वाले बॉन्ड एंगल्स हैं ये 90 डिग्री हैं, और ये वाले आपस में, ये वाले इसकी बात करूंगी तो मैं ये 180 डिग्री है, और जो ये है ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं कि ये इस तरह से ऐसे लगे हुए हैं, जैसे ये पेंसिल है ना, इस तरह से ये आगे एक परपेंडिकुलर बॉन्ड है, एक पीछे परपेंडिकुलर बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो है इन चारों बॉन्ड के 90 डिग्री पे हैं, और आपस में ये बॉन्ड 180 डिग्री पे हैं। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री और 180 डिग्री दो तरह के बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। बट अगर ML6 है, तो किसी भी लिगेंड को अगर मैं सिलेक्ट करूंगी और उसके स्पेस में देखूंगी, तो 90 डिग्री पे भी L ही आएगा, 180 डिग्री पे भी L ही आएगा, और एक्सचेंज करने के बाद भी L ही रहेगा, कुछ भी ज्योमेट्री में चेंज नहीं आएगा, स्पेस में कोई भी डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होगी। तो अगर ML6 है तो यहां पर भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो जाएगी। अगर मैंने एक को चेंज कर दिया, क्या करा, ML5A कर दिया, तो अगेन यहां पर भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं होंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर मैंने अब क्या किया, ML4 और A2 कर दिया, तो अब अगेन यहां पर सिस और ट्रांस आइसोमर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सिस कब होगा, जब दो जो एक जैसे एटम है वो 180 डिग्री 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, कि यहाँ पर दो एक जैसे ए एटम है, इनको मैंने 90 डिग्री पे रख दिया, बाकी सारे L ये आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो दिस विल बी सिस आइसोमर। और अगर मैंने क्या किया कि जो दो एक जैसे एटम ए हैं इनको 180 डिग्री पे अगर रख दिया, तो स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होना शुरू हो गए, तो दिस विल बी ट्रांस आइसोमर। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैंने क्या किया है, ML3A3 कर दिया, तो इसके केस में क्या होगा, हम इससे पहले भी अगर आपने आइसोमर कभी पढ़ा होगा, तो ऐसे वाले केस में फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर जनरेट होते हैं। अगर ML3 और A3 है तो दो आइसोमर यहां पर जनरेट होंगे, एक फेशियल आइसोमर होता है, एक मेरिडोनियल आइसोमर जनरेट होता है। कैसे होंगे, इस तरह से, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को मैं ये मान के चलती हूँ कि ये इसका एक फेस है, ये इसका एक फेस है, ये ऐसे दो फेसेस हैं इसके, तो अगर सेम फेसेस पे सारे सेम लिगेंड्स लगे होते हैं तो उसको कहा जाता है फेशियल आइसोमर। कि यहाँ पर A3 जो तीन एक जैसे हैं और ये तीन एक जैसे हैं, ये एक फेस पे आने चाहिए। यहाँ पर मैंने A और A रख दिया, यहाँ पर मैंने L और L रख दिया, तो एक फेस पे एक जैसे एटम्स आ गए, एक फेस पे एक जैसे एटम्स आ गए, तो दिस आइसोमर विल बी फेशियल आइसोमर। अब अगर कोई एक एटम दूसरे वाले फेस में इंटरफेयर करता है तो वो मेरिडोनियल हो जाएगा। कि अगर मैं क्या करती हूं, ये एक फेस था, ये तीन एटम से मिलकर एक फेस बन रहा था, यहां मैंने क्या किया, एक L और दो L के बीच में एक A लगा दिया, और यहां का एक L फिर इधर चला जाएगा, कि ये L यहां का L इधर चला जाएगा इसके फेस के बीच में, तो अब ये क्या बन गए, ये हो गया आइसोमर मेरिडोनियल। मेरिडोनियल आइसोमर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अगेन अब यहां पे मैं क्या कर रही थी, L को कम कर रही थी, A को ज्यादा कर रही थी। अब L को कम करूंगी तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ML2A4, तो ML2A4 और ML4A2 सेम ही होगा, यहां भी सिस ट्रांस आइसोमर जनरेट होगा। अगेन फिर ये वाली चीज आ जाएगी, अगेन फिर ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर आती है जो हम टेट्राहेड्रल में भी हमने मिस कर दी, अभी मैं दोबारा करा देती हूँ, कि अगर सारे के सारे लिगेंड्स अलग है, तो MABCDF अगर सारे के सारे लिगेंड अलग है, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, उसके केस में क्या होगा,
15 आइसोमर जनरेट होंगे। बस आपको ये वर्बली याद रखना है कि अगर ऐसा है तो कभी एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर ऐसा है तो कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं, तो 15 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। एक और चीज इसके अंदर आती है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ML4A2 कर दिया, अगर A2 की जगह, A2 का मतलब क्या है कि मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि 2 बार आ रहा है, अगर मैंने मोनोडेंटेट की जगह बाइडेंटेट लगा दिया तो 2 मोनोडेंटेट को एक बाइडेंटेट लिगेंड रिप्लेस कर सकता है। तो सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल हो सकता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं कि ML4EN, ऐसे भी हो सकता है। और अगर मैंने L4 की जगह पर 2 EN लिख दिए, MEN होल ट्वाइस A2, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट नहीं होंगे, पर अगर ऐसी स्पीशीज कोई है, EN क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इथेन डाइअमाइन, तो अगर ऐसा है तो यहां पर अगेन सिस ट्रांस आइसोमर जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की तरह हो जाएगा। देखो मैं समझाती हूं यहां पर। मैं क्या कह रही हूं, मैंने ये बात की है कि अगर MEN2 और A2 इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसके केस में भी सिस ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक तो भाई ये नहीं देखना कि भाई ये टेट्राहेड्रल हो गया या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हो गया, नहीं, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही। बस यहाँ पर क्या है, हमने ऐसा लिगेंड लगा दिया जो एक लिगेंड 2 मोनोडेंटेट लिगेंड का काम करता है, बाइडेंटेट लिगेंड लगा दिया, तो जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं वो 6 ही है। बस यहाँ पर एक EN 2 साइट रखता है, तो 2 EN 4 साइट रखेंगे, तो 2 EN की 4 साइट हो गई और 2 A की 2 साइट हो गई, तो ये हो गए 6। तो यहां पर भी सिस ट्रांस आइसोमर बनेंगे। कैसे? देखो, ये EN और A2, अगर मैं A और A को एक साथ लगा देती हूं तो ये सिस हो जाएगा, और अगर मैंने क्या किया, A और A को ट्रांस पे लगा दिया, मतलब 180 डिग्री पे लगा दिया, तो ये ट्रांस हो जाएगा। अब जो बाकी जगह बची है वहां पे मुझे EN लगाना है। अब मुझे पता है कि जो EN है वो इस मेटल एटम की 2 साइड को बाइंड कर लेगा, तो मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करूंगी, ठीक है। सिमिलरली ये EN को इस तरह से कनेक्ट करूंगी। तो यहाँ पर सिस वाले केस में A भी आपस में 90 डिग्री पे है और दोनों EN भी आपस में 90 डिग्री पे है, तो ये हो गया सिस आइसोमर। और अगर ट्रांस की बात करूंगी तो यहाँ पर ये ट्रांस और ये ट्रांस, ये जो EN और EN है ये आपस में 180 डिग्री पे है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अगर बाइडेंटेट लिगेंड आ जाता है तो उसके केस में भी यहाँ पर इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमर जनरेट होंगे। दूसरी चीज जो हमने टेट्राहेड्रल के अंदर छोड़ दी थी वो थी, जैसे अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपको बताया ना कि अगर MABCDF अगर 6 के 6 लिगेंड्स अलग होंगे तो 15 आइसोमर जनरेट होंगे। ये चीज हम टेट्राहेड्रल में करना रह गया था हमारा, कि अगर टेट्राहेड्रल के अंदर भी चारों लिगेंड्स अलग है MABCD, तो उसके केस में कितने आइसोमर होंगे, तो इसके केस में 3 आइसोमर जनरेट होंगे। और ये 3 आइसोमर NCERT के अंदर बस 3 आइसोमर ही लिखा है, बट हम 3 तो बना सकते हैं, 15 बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो 15 सिर्फ नाम से आपको याद रखना है कि 15 आइसोमर होंगे उसके, ये 3 होते हैं, नेम याद रख लोगे सफिशिएंट है, बट स्टिल थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम इसको बना के देख लेंगे। NCERT में लिखा है कि 3 आइसोमर होंगे, कौन से? 2 सिस 1 ट्रांस। हर आइसोमर के अंदर 2 सिस और 1 ट्रांस ज्योमेट्री प्रेजेंट होगी। कैसे? देखो, अब देखो MABCD को मैं किस तरह से डिनोट कर सकती हूँ, ऐसे डिनोट कर सकती हूँ कि एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, एक D हो गया। अब अगर मैं A को हटा लेती हूँ, A को फिक्स कर देती हूँ कि भाई मेरे को A की रिलेटिव देखना है कि बाकियों की पोजीशन अगर मैं चेंज करूं तो क्या कुछ स्पेस में चेंज आ रहा है, तो वो चीज अगर मैं देखना चाहूंगी तो मैंने A को फिक्स कर दिया, ये है फिक्स, इसको मैं चेंज नहीं करूंगी, बाकियों को मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगी। अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो B C की जगह आ जाएगा, C D की जगह आ जाएगा और D B की जगह आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये A तो एज इट इज है, B की जगह आ जाएगा D, C की जगह आ जाएगा B और D की जगह आ जाएगा C। तो अब इसके सिस में कौन आ रहा था, यहाँ पर B आ रहा था और ट्रांस में C आ रहा था। अब इसके ट्रांस में B आ गया और सिस में D आ गया और यहाँ सिस में C आ गया। पहले यहां पर क्या था, सिस में B था, ट्रांस में C था, यहां पर अब ट्रांस में B हो गया और सिस में C हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब दोबारा से मैं तब तक इसको रोटेट करती रहूंगी जब तक कि सेम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाती। तो अब C D की जगह पे चला जाएगा और D B की जगह पे आ जाएगा और B C की जगह पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बनाऊंगी तो M A तो फिक्स है, B की जगह पे आ जाएगा C और
बी की जगह पे आ जाएगा डी और सी की जगह पे आ जाएगा बी। ठीक है, अब ए के सिस में सी आ गया, यहां पर भी ए के सिस में सी था, यहां पर ए के ट्रांस में डी आ गया, बट यहां ए के ट्रांस में कौन था, ए के सिस में डी था, सिस में ये डी था, यहां पर ट्रांस में डी आ गया, यहां ट्रांस में भी था, यहां सिस में भी आ गया, डिफरेंट हो गया। अब अगर मैं फिर से घुमा दूं बी, इसको दोबारा से ए को फिक्स रख के बी को वापस यहां ले आऊं, तो यही वाली स्ट्रक्चर आपका जनरेट हो जाएगा कि ये जो बी है ये इस जगह पे आ जाएगा जो यहां पर है, फिर ये वाला डी इस जगह पे आ जाएगा जो यहां पर ऑलरेडी है, ये वाला सी डी की जगह पे आ जाएगा जो ऑलरेडी यहां पर है। तो अब अगर मैं दोबारा से रोटेट करूंगी तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, 3 आइसोमर जनरेट हो गए, जिनके केसेस में अगर मैं देखूं तो यहां पर ए के सिस में बी 2 बार आया है, एक इस वाले के अंदर, एक इस वाले के अंदर। सिमिलरली ए के सिस में सी भी 2 बार आएगा, एक किस में, एक इस वाले के अंदर आया, एक इस वाले के अंदर आया। ए के सिस में डी भी 2 बार आएगा, एक इस वाले के केस में और एक इस वाले के केस में। तो इसलिए इन आइसोमर को क्या कहा गया है, तीनों आइसोमर को कहा जाता है 2 सिस 1 ट्रांस। अब 1 ट्रांस देख लेते हैं, मींस अगर मैं एक को फिक्स करूंगी, जो बाकी 3 आटम बच गए, वो बाकी 3 आटम हर एक ज्योमेट्री के अंदर, या मैं कह सकती हूँ कि हर एक आइसोमर के अंदर 2 बार तो सिस में आएंगे और 1 बार ट्रांस में आएंगे। तो 2 बार सिस में मैंने देख लिया कि ए के सिस में बी इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर है और एक इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, ए के सिस में सी इस वाले मॉलिक्यूल में है और इस वाले मॉलिक्यूल में है, ए के सिस में डी इस वाले मॉलिक्यूल में है और इस वाले मॉलिक्यूल में है। अब ट्रांस देखते हैं कि ए के ट्रांस में बी कितनी बार आया हुआ है, इधर ए के ट्रांस में बी नहीं है, इधर ए के ट्रांस में बी है, इधर ए के ट्रांस में बी नहीं है, तो ए के ट्रांस में बी एक ही बार आया। फिर ए के ट्रांस में सी देखेंगे कितनी बार आया है, एक इधर आया हुआ है और कहीं नहीं आया हुआ, एक ही बार है। ए के ट्रांस में डी देखेंगे तो ए के ट्रांस में डी इधर आया हुआ है। तो ये सारे आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, 2 सिस 1 ट्रांस, कि 2 बार तो सिस है और 1 बार ट्रांस है। तो अगर MABCD है तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे और उनका नाम होगा 2 सिस 1 ट्रांस। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड classification of stereoisomer, that is optical isomerism. Optical isomerism, it is a type of stereoisomerism in which coordination compounds have the same molecular formula, same bonding हो गई, but exist as non-superimposable mirror images. नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस की तरह अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से जो दोनों फॉर्म्स है, एक फॉर्म डेक्स्ट्रो होगी, मींस डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब क्या है, एक फॉर्म डेक्स्ट्रो होगी, एक फॉर्म लीवो होगी। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब क्या है, उस पर मुझे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालनी पड़ेगी। अगर मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली है और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पहले क्या होता है, देखो मैं थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझाती हूँ, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको समझ आनी चाहिए पहले, तब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक लाइट डालनी होती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपको देखना है कि वो कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगी, एक ट्यूब के अंदर यहाँ पर मैंने कंपाउंड ले लिया। अब इस कंपाउंड के ऊपर मुझे डालनी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL भी कहा जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है जो लाइट सिर्फ एक प्लेन में ट्रैवल करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई हम एक सोर्स से, सपोज यहाँ मेरे पास एक सोर्स है लाइट का, तो जब यहाँ से लाइट आती है तो वो हर प्लेन में मूव करती है, X Y Z सारे प्लेन्स में वो मूव करना शुरू करती है। पर अगर सारे प्लेन में मूव करेगी तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, आगे देखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसको PPL के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक पोलराइजर रखना पड़ता है। पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर इज निकोल प्रिज्म। पोलराइजर से जब मैं इसको पास कराऊंगी, दैट इज निकोल प्रिज्म।
प्रिज्म एक पोलराइजर का भी काम करता है और एक एनालाइजर का भी काम करता है। तो इसको इसके बाद इससे टकराया और इस पोलराइजर में से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकल के आ जाएगी जो कि सिर्फ एक प्लेन में रोटेट करेगी, एक प्लेन में मूव करेगी। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड से जब पास कराया जाएगा तो ऐसा हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि ये लाइट एज इट इज आ जाए, जैसे थी उसी प्लेन में वाइब्रेट करती हुई आ जाए और बाकी प्लेन में वाइब्रेट ना करे, ना इसका कोई चेंज हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो कंपाउंड है इसके प्लेन को रोटेट कर दे। अब रोटेशन क्या हो सकता है, या तो लेफ्ट में रोटेशन हो सकता है या राइट में रोटेशन हो सकता है। तो अगर इसने क्या किया, ये जैसे मेरा राइट है तो इसने ऐसे राइट में अगर इसको रोटेट कर दिया या फिर इसने इसको लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट के प्लेन को राइट या लेफ्ट में रोटेट कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, तो ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव होने की। और अगर नहीं रोटेट किया, एज इट इज आ गया, तो ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होने की। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंडीशन है, इन रेस की कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हम ये वाली लाइट नहीं ले सकते, वो लाइट नहीं ले सकते जो सारे ही प्लेन में वाइब्रेट करती हो। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैंने कंपाउंड से पास करा दिया तो अगर ये रोटेट करेगी भी तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इस इधर लेफ्ट राइट सारे में ये ऑलरेडी रोटेट कर रही है, तो ये बाहर निकलेगी तब भी ऐसी निकल जाएगी। तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि इस कंपाउंड ने रोटेट किया है लाइट को या नहीं किया, इसलिए हमें पीपीएल की नीड होती है। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज पीपीएल। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम इलैबोरेटली पढ़ेंगे। जितना यहाँ नीड थी मैंने आपको समझा दिया। अब वापस आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि ये ऐसा आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है जहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम बॉन्डिंग होगी, बट नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस वहां पर प्रेजेंट होंगी। अगर एग्जिस्ट करेंगी तो मैं कह सकती हूँ कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। और अगर ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो एक आइसोमर को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, एक आइसोमर को लीवो रोटेटरी कहा जाता है। वो आइसोमर जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे तो उसको लीवो कहा जाता है। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो। तो लेफ्ट की तरफ अगर रोटेट कर देगा तो वो लीवो रोटेटरी आइसोमर है। और अगर वो कंपाउंड जो कि राइट की तरफ रोटेट कर देगा तो वो कंपाउंड कैसा है, वो आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है। क्योंकि ये क्या है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेज का मतलब क्या है, दो कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और वो दोनों, तो ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा दो ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, एक राइट की तरफ रोटेट कर देगा। जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा दैट इज लीवो, जो राइट की तरफ रोटेट करेगा दैट इज डेक्स्ट्रो। नेक्स्ट ऑप्टिकल, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में सेम हमें यहाँ पर पढ़ने हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सेम वही चीज है कि भाई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्लेनर ज्योमेट्री है, यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरेट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर है, अगर मैंने उसकी मिरर इमेज निकाली तो वो मिरर इमेज, ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, प्लेन के अंदर होंगे। तो प्लेन में होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट अगर मैं करा दूं, सपोज इस मेरा ये है, ये प्लेन में मेरा हाथ है और ये इसकी मिरर इमेज आ गई, तो अब मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा सकती हूँ। ये ऐसे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ऐसे सुपर इम्पोज नहीं होगा, पर अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, अगर मैं इसको रोटेट करा देती हूं तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल एम है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अब मैं इसकी मिरर इमेज बना रही हूं, ये इसकी मिरर इमेज होगी, एज इट इज ही मिरर आ गई। तो इसको मैं इसके ऊपर ऐसे उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे एटम एक जैसे हैं, तो भाई एक के ऊपर एक आ जाएगा। अगर मैंने कोई एटम चेंज भी कर दिया, सपोज मैंने क्या किया, इस एटम को बी कर दिया, तो कहां पर आएगी, इसकी मिरर इमेज इधर आएगी, इस वाले की इधर आएगी। तो अगर मैं इसको उठा के इधर करूंगी तो इस वाली बी के ऊपर ए आएगा
और इस ए के ऊपर बी आएगा इस वाले कंपाउंड का। बट अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगी, रोटेट कर दिया अगर मैंने, तो रोटेट करने, इन प्लेन रोटेट करना होता है। रोटेट करने के बाद ये जो मिरर इमेजेस हैं आपस में सुपर इंपोज हो जाएंगी। तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर के जो कंपाउंड्स हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देते, क्योंकि ये प्लेनर कंपाउंड्स होते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमर कब जनरेट होंगे? जब नॉन प्लेनर कंपाउंड आएंगे, जैसे कि टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन होता है, एक बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन होता है, एक डैश होता है, एक वेज होता है। तो ये वाला डैश है, ये वाला वेज है। ये वाला डैश है जो पीछे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ आ रहा है, ये वेज बॉन्ड है। अगर इसका मैंने मिरर इमेज बनाई तो मैं इसको इन प्लेन रोटेट करूं तो कभी भी ये वाली इमेज इस वाली इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। तो दे आर क्या है? दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। और इनमें कंडीशन ये भी होती है कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना के भी आप देख सकते हो कि नॉन सुपर इंपोजेबल है या नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है तो ये कार्बन अगर कायरल है, कायरल का मतलब है कि इस पे कनेक्टेड जितने भी चारों एटम्स हैं, अगर ये चारों एटम्स डिफरेंट है तो ये कार्बन एटम कैसा हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। तो अगर कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी सीन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वो प्लेनर कंपाउंड है। तो रोटेट अगर हम कराएंगे इन प्लेन तो कभी ना कभी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, कभी भी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस नहीं देंगे। दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन बी सीन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर शो किया जा सकता है कब? जब ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे अटैच जितने भी लिगेंड्स है वो सारे के सारे लिगेंड कैसे हो? डिफरेंट होनी चाहिए। मीन सेंट्रल एटम कायरल एटम होना चाहिए, तब ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और मैं कह सकती हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर काफी कॉमन होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं। ये जो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन है। कैसे होता है वो आप यहाँ पे देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म MAA3, AA का मतलब है कि इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये बाइडेंटेट कि AA ही उसके पास दो बाइंडिंग साइट्स हैं, तो AA को डिनोट किया गया बाइडेंटेट लिगेंड से। तो अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड सेम है, सपोज वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल COEN होल थ्राइस, तो उसको मैं इस तरह से बना सकती हूँ। तो अगर मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होगा, और इसको उठाकर मैं अगर इसके ऊपर रखूंगी तो ये क्या है? प्लेनर बॉन्ड्स नहीं है, ये बिल्कुल प्लेनर बॉन्ड्स नहीं है। ये कैसा है? ये बाइडेंटेट है। तो ऐसे बाइडेंटेट आके ऊपर की तरफ से इसने ऐसे बॉन्डिंग की हुई है, ये ऊपर हवा में है और इसने ऐसे बॉन्डिंग की हुई है, प्लेन में मेटल एटम है। तो मैं इसको कितना भी रोटेट कर लूं, प्लेन के अंदर रोटेट कर सकते हैं हम, आउट ऑफ द प्लेन जाके बाहर या पीछे आउट ऑफ द प्लेन हम रोटेशन नहीं कर सकते। तो कभी भी रोटेशन हम करेंगे तो ये दो मिरर इमेजेस आपस में हमेशा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस रहेंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर मैंने क्या किया, यहां से एक बाइडेंटेट लिगेंड हटा दिया और दो मोनोडेंटेट लिगेंड लगा दिए, तो यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी। इस मिरर इमेज को उठा के मैं यहाँ पर रखूंगी तो ये EN देखो यहाँ इस तरफ आएगा, ये दूसरे EN के साथ सुपर इंपोजेबल नहीं है, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस यहाँ पर जनरेट होंगी। अगेन तो ये भी इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे MAA होल ट्वाइस B2 टाइप के जो कंपाउंड्स है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बना के देंगे। ठीक है, अब यहां पर तो कोई भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो सेम है सबके बीच में, सारे लिगेंड्स भी सेम है। जब सारे लिगेंड सेम हो जाए, बॉन्ड एंगल सेम है, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। बट नीचे वाले के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। तो ये वाला कौन सा होगा? सिस या ट्रांस? यहाँ पर दो जो एक जैसे लिगेंड है वो 90 डिग्री पे एक साथ है, तो दिस विल बी सिस। और यहाँ पर अलग है अच्छा, इसकी वो मिरर इमेज है ये। इसका ट्रांस कैसे बना सकते हैं? इसका ट्रांस ऐसे बना सकते हैं, PT यहां पर EN किया हुआ, मैंने यहां पर EN किया है,
और ये Cl है और ये Cl, इसका ट्रांस बना सकते हैं। तो ये सिस और ट्रांस दोनों तरह के आइसोमर शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। बट सिस और ट्रांस में से ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिर्फ सिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा, इसीलिए ट्रांस आइसोमर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बट जो सिस आइसोमर्स हैं विच इंक्लूड्स बाइडेंटेट लिगेंड, ये क्या, इनके सिस आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जो कि नोट में भी यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली द सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने कर लिया। ये किसके टाइप हैं? ये टाइप थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लास्ट आता है यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो बाकी आइसोमर्स होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 मिनट में इसको भी फटाफट कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो सेम ही रहेगी, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट। यहाँ पर अरेंजमेंट क्या डिफरेंट होती है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इट रेफर्स टू द मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग जो थी, लिगेंड की बाइंडिंग जो थी वो सेम थी, यहाँ कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये 4 तरह के होते हैं: लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इन विच अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड हम लास्ट क्लासेस में एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ चुके हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं, बट वो एक साथ दोनों साइड से डोनेशन नहीं कर सकते, एक बार में एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है दैट कैन अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, 2 अलग अलग डोनर एटम से अगर बाइंड कर रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर CuNH3 होल 5 NO2 है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो NO2 है ये एक लिंकेज आइसोमर है, कि ये N से भी बाइंड हो सकता है और O से भी बाइंड हो सकता है। तो अगर ये N से बाइंड होगा तो NO2 लिखा गया है, अगर ये ONO से बाइंड हो गया तो बाइंडिंग डिफरेंट हो गई, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। यहाँ कनेक्टिविटी किससे है? नाइट्रोजन से। यहाँ कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से हो गई। कनेक्टिविटी डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, वो भी 1 N और 2 ऑक्सीजन रखता है, ये भी 1 N और 2 ऑक्सीजन रखता है, बट कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, तो ये दोनों कैसे आइसोमर हो गए? लिंकेज आइसोमर हो गए। Second is coordination isomerism. It is a type of structural isomerism in which compounds have the same molecular formula, but what is the difference? They differ in the distribution of ligands between the complex cation और complex anion. Complex cation और complex anion में जो ligands है उनका distribution अलग हो जाता है, या ये जो complex anion और cation के अंदर central atom है वो different हो जाते हैं। ये किसमें अराइज होते हैं? जब आपका कैटायन भी एक कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी एक कॉम्प्लेक्स है, उसके केसेस में ये अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6 CrCN होल 6। सेकेंड वाले में अगर क्या किया जाए कि इनके लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज कर दें, तो कंपाउंड की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी, कि यहाँ पर कोबाल्ट 6 अमीन से कनेक्टेड था, यहाँ क्रोमियम 6 CN से कनेक्टेड था। दूसरे वाले के अंदर अब क्रोमियम अमीन से कनेक्टेड हो गया और कोबाल्ट CN से कनेक्टेड हो गया। कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई, बट फॉर्मूला इज सेम। उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके अंदर है, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम उस वाले के अंदर है। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट, बाइंडिंग डिफरेंट, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। Ionization isomerism is a type of structural isomerism in which a ligand inside the coordination sphere exchanges positions with the काउंटर आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई काउंटर आयन है और अंदर लिगेंड है और वो आपस में अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो भी आइसोमर्स जनरेट होते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसे आइसोमेरिज्म को कहा जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल CONH3 होल 5 SO4 और बाहर काउंटर आयन है यहाँ पर Br। अगर Br और SO4 आपस में एक्सचेंज कर जाए, कि अंदर Br एज अ लिगेंड आ जाए और बाहर सल्फेट एज अ काउंटर आयन चला जाए, तो ये भी कंपाउंड पॉसिबल है। बट इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या डिफरेंट है? काउंटर आयन डिफरेंट है, लिगेंड डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ये इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं जिनके अंदर सेम वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर डिफरेंस होता है कि अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर एज अ काउंटर पार्ट डिफरेंस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जाम्पल CrH2O होल 6Cl3, ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है जिसमें 6 एक्वा लिगेंड लगे हुए हैं। दूसरा वाला क्या है, इसमें 5 एक्वा लिगेंड है, 1 Cl है। तो यहाँ पर 3 Cl थे, 1 Cl अंदर आ गया, 1 वाटर बाहर चला गया। आयोनाइजेशन और सॉल्वेट ऑलमोस्ट सेम है, बस सॉल्वेट के अंदर जो लिगेंड है वो फिक्स कर दिया है कि भाई वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर के नंबर वो डिफरेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एज अ लिगेंड और बाहर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो आयनाइजेशन है इसमें कोई भी लिगेंड एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ वाटर फिक्स कर दिया गया है कि अगर वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट है और काउंटर आयन अलग अलग है तो उसके केस में हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होंगे। जैसे यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर जाएगा तो एक बाहर का Cl अंदर आ जाएगा, तो यहाँ एक अंदर Cl आ गया। तो इन दोनों के केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अदर काउंटर आयंस वो सेम है, इक्वल है, बट क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है यहाँ पर 5 जो क्रोमियम है वो 5 H2O के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर 6 H2O के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से आइसोमेरिज्म समझ आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।